अरे, हैंगओवर उतारने के लिए कुछ है? मैं मरा जा रहा हूं। सच में। मेजर विक्रम सिंह राठौर एक महंगे लाउंज बार के सोफे पर ऐसे पसर गए जैसे वह उनका अपना घर हो और जोर जोर से चिल्लाने लगे। महंगी इंपोर्टेड व्हिस्की की बोतलें फर्श पर लुढ़क रही थीं और टेबल स्नैक्स के टुकड़ों और बिखरी हुई बर्फ से अस्त व्यस्त थी। भारी मेकअप वाली एक वेट्रेस ने घबराई हुई सूरत के साथ एक ठंडा तौलिया आगे बढ़ाया, लेकिन मेजर राठौर ने बेरुखी से उसका हाथ झटक दिया। अरे इसे हटाओ, किसने मांगा पानी का तौलिया? कुछ सूप वूप है क्या? सूप? उनके हाथ में विस्की का गिलास हवा में लहराता हुआ दीवार से टकराया और चकनाचौर हो गया। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। वेट्रेस चीखते हुए पीछे हटी, लेकिन मेजर राठौर के होठों पर सिर्फ एक क्रूर मुस्कान थी। चंडीगढ़ के इस आलीशान इलाके और उसकी गहराई में बसे इस बार में वह किसी राजा से कम नहीं थे। वह प्रथम कोर के लॉजिस्टिक्स विभाग में एक आपूर्ति अधिकारी थे। बाहर से देखने पर वह सिर्फ एक मध्यम रैंक के अधिकारी लगते थे, लेकिन उनके नियंत्रण में जो बजट और जो सैन्य सामान वह चुपके से बाहर निकालते थे, उसकी मात्रा कल्पना से परे थी। आपूर्तिकर्ता कंपनियों के मालिकों से उन्हें जो रिश्वत मिलती थी वह एक ऐसे झरने की तरह थी जो कभी नहीं सूखता, चाहे वह आज रात की तरह कितना भी उड़ा लें। बिल मेरे खाते में डाल देना, कल मेहता जी आकर सब संभाल लेंगे। मेजर राठौर ने अपने लड़खड़ाते शरीर को सीधा किया। उनकी नजरें धुंधली थीं, जैसे पानी के अंदर से देख रहे हों। उनके पैर लड़खड़ाए और वह लगभग फर्श पर गिर ही पड़े थे, लेकिन अपनी जिद के दम पर उन्होंने संतुलन बना लिया। साहब, टैक्सी बुला दूं क्या? आपकी हालत बहुत खराब लग रही है, मैनेजर ने सावधानी से पास आकर पूछा, लेकिन जवाब में मेजर राठौर की हंसी और गालियां ही मिलीं। क्या टैक्सी? अबे ओए, जानता है मैं कौन हूं? मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट देखकर पुलिस वाले भी रास्ता छोड़ देते हैं। मुझे सिखाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? उन्होंने अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकाली और मैनेजर के चेहरे के सामने खनखनाई। धातु की तीखी आवाज ने पूरे माहौल को चीर दिया। मेजर राठौर ने कंधे उचकाए और दरवाजा धकेल कर बाहर निकल गए। सुबह के 3 बजे शहर में मौत जैसा सन्नाटा था। सुबह की ठंडी हवा उनके फेफड़ों में भर गई, लेकिन उनकी नसों में दौड़ते अल्कोहल की गर्मी को शांत करने के लिए यह नाकाफी थी। उन्होंने खुद को अपनी काली लग्जरी एसयूवी में डाला और स्टार्ट बटन दबाया। भारी इंजन की आवाज किसी जंगली जानवर की दहाड़ की तरह बेसमेंट पार्किंग में गूंज उठी। सीट बेल्ट लगाने का तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। गियर बदला और एक्सीलरेटर दबाया। गाड़ी एक दहाड़ के साथ ऊपर सड़क की ओर उछल पड़ी। सड़क पूरी तरह खाली थी। मेजर राठौर ने रफ्तार बढ़ाई, जैसे वह किसी रनवे पर लड़ाकू विमान उड़ा रहे हों। स्पीडोमीटर की सुई 100 किमी घंटा को पार कर गई। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी लंबी लकीरों की तरह पीछे छूट रही थी। जैसे जैसे नशा चढ़ता गया, हकीकत से उनका नाता टूटता गया और उसकी जगह एक अजीब आजादी के एहसास ने ले ली। हाँ, इसे कहते हैं जिंदगी जीने का मजा। ये डरपोक लोग जिंदगी भर इस मजे को क्या जानेंगे। जिस पल उन्होंने खिड़की खोलकर ठंडी हवा का मजा लेते हुए चिल्लाया, उसी पल अंबाला के बाहरी इलाके में एक सुनसान चौराहे पर लाल बत्ती जल रही थी, लेकिन मेजर राठौर की आंखों को सिर्फ खुली सड़क दिख रही थी। ब्रेक की जगह उन्होंने एक्सीलरेटर को और जोर से दबाया। खड़ाम! एक भारी और भयानक आवाज ने सुबह के सन्नाटे को चीर दिया। गाड़ी बुरी तरह से हिली और विंडशील्ड से कोई काली आकृति टकराकर दूर जा गिरी। उन्होंने सहज रूप से जोर से ब्रेक लगाए। टायर डामर पर चीखते हुए घिसटे और गाड़ी सड़क के बीच में तिरछी होकर रुक गई। सन्नाटा और फिर उनकी खुद की हांफती हुई सांसें। मेजर राठौर के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। उनका सारा नशा एक झटके में उतर गया। उनका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। उन्होंने धीरे धीरे सिर घुमाकर साइड मिरर में देखा। स्ट्रीट लाइट के नीचे जेब्रा क्रॉसिंग से कुछ मीटर दूर कोई गिरा हुआ था। काले डामर पर लाल तरल फैलता हुआ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। कोई इंसान था, एक इंसान जो हिल भी नहीं रहा था। आह! एक गाली दर्द भरी आह की तरह उनके मुंह से निकली। उनका दिमाग पहले तो सुन्न हो गया, फिर पल भर में जटिल गणनाएं दौड़ने लगीं। अगर अभी नीचे उतरा तो नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में रंगे हाथ पकड़ा जाऊंगा। मैं एक फौजी हूं, नौकरी तो जाएगी ही, कोर्ट मार्शल में सजा भी होगी। उन्होंने अब तक जो पैसा और ताकत का पहाड़ खड़ा किया था, वह रेत के महल की तरह ढहता हुआ उनकी आंखों के सामने आ गया।
कोई नहीं है। हाँ, इस वक्त यहां एक चींटी भी नहीं दिखती। उन्होंने अपने होंठ इतनी जोर से काटे कि खून निकल आया। दर्द से उन्होंने अपने होश संभाले। दरवाजा खोलकर पीड़ित को देखने के बजाय उन्होंने फिर से गियर बदला। भागने में ही भलाई है। व्रुम, इंजन फिर से दहाड़ा। मेजर राठौर ने बिना पीछे देखे एक्सीलरेटर को अंत तक दबा दिया। गाड़ी घायल पीड़ित को ठंडी सड़क पर छोड़कर अंधेरे में तीर की तरह गायब हो गई। यह एक स्पष्ट हत्या के समान था, एक भगोड़ापन। बेस लौटने के रास्ते में वह लगातार साइड मिरर देखते रहे। कोई पुलिस की गाड़ी पीछे नहीं थी। मेन गेट से गुजरते वक्त उन्होंने हमेशा की तरह संतरी को लापरवाही से हाथ हिलाया और आसानी से अंदर चले गए। उनकी गाड़ी सीधे ट्रांसपोर्ट सेक्शन के पीछे उस सुनसान जगह पर गई जहां कबाड़ होने वाली गाड़ियां खड़ी थीं। गाड़ी से उतरकर मेजर राठौर ने अपने स्मार्टफोन की रोशनी से गाड़ी का अगला हिस्सा देखा। बम्पर पिचक कर अंदर धंस गया था और पैसेंजर साइड की हेडलाइट टूटकर बिखर गई थी। बोनट पर खून या कीचड़ के धब्बे थे, पता नहीं चल रहा था। धत्त तेरी की, इसे कैसे छुपाऊं? उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। सुबह होते ही कोई ना कोई इस गाड़ी को देख लेगा। ड्राइवरों या मेंटेनेंस ऑफिसर की नजरों से बचना नामुमकिन था। इस गाड़ी को ठीक करवाना होगा, और वो भी बिना किसी रिकॉर्ड के, बहुत ही गुपचुप तरीके से। तभी उनके दिमाग में एक चेहरा कौंधा, एक भालू जैसा सीधा साधा, जो भी काम दो बिना सवाल किए कर देता है, मूर्खता की हद तक ईमानदार, और सबसे बढ़कर प्रमोशन के लिए मरा जा रहा एक कमजोर परिवार वाला आदमी। ट्रांसपोर्ट सेक्शन का हवलदार अर्जुन कुमार। मेजर राठौर के होंठ एक क्रूर मुस्कान में मुड़ गए। हाँ अर्जुन, तुम तो हो ही। सुबह के 4 बजे, प्रथम कोर, ट्रांसपोर्ट सेक्शन, ड्यूटी ऑफिसर का कमरा। हवलदार अर्जुन कुमार अपनी बोझिल आंखों को मलते हुए वाहन लॉग बुक को ठीक कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट हवलदार के रूप में उन्हें 10 साल हो गए थे। वह यूनिट में एक आदर्श के रूप में जाने जाते थे। उनकी ग्रीस लगी वर्दी हमेशा इस्त्री की हुई रहती थी और उनके रख रखाव वाली गाड़ियां हमेशा बेहतरीन हालत में होती थीं। लेकिन कुछ दीवारें ऐसी थीं जिन्हें सिर्फ ईमानदारी से नहीं तोड़ा जा सकता था। हर बार स्थायी कमीशन के इंटरव्यू में वह मामूली अंतर से रह जाते थे और वह हमेशा एक अनिश्चितता में जीते थे। उनकी पत्नी और 5 साल की बेटी, उन दोनों के लिए ही इस बार उन्हें यह इंटरव्यू पास करना ही था। अर्जुन ने मेज पर रखी अपने परिवार की तस्वीर को सहलाया और एक गहरी सांस ली। जिंग जिंग। सन्नाटे को तोड़ता हुआ उनका मोबाइल फोन वाइब्रेट हुआ। कॉलर का नाम देखकर अर्जुन की आंखें फैल गईं। लॉजिस्टिक्स विभाग के मेजर विक्रम सिंह राठौर। इस वक्त सप्लाई ऑफिसर का क्या काम हो सकता है? एक अशुभ सी आशंका उनकी रीढ़ में दौड़ गई। उन्होंने खुद को संभाला और फोन उठाया। जय हिंद साहब, ट्रांसपोर्ट सेक्शन से हवलदार अर्जुन कुमार बोल रहा हूं। अरे अर्जुन, सो रहे थे क्या? फोन के उस पार से आ रही आवाज अजीब तरह से चिपचिपी थी और जबान लड़खड़ा रही थी। ऐसा लगा जैसे शराब की गंध फोन से ही आ रही हो। नहीं साहब, ड्यूटी पर हूं। क्या हुआ साहब? अभी फौरन मेरी गाड़ी के पास आओ, ट्रांसपोर्ट सेक्शन के पीछे कबाड़ खाने की तरफ। किसी को जगाना मत, बस तुम चुपचाप अकेले आना, समझे? कबाड़ खाना? ठीक है साहब, मैं अभी आता हूं। मेजर राठौर की आवाज में छिपी तीखी ठंडक को महसूस कर अर्जुन ने जल्दी से अपनी टोपी उठाई। सुबह के वक्त कबाड़ खाना डरावना लग रहा था। जंग लगे ट्रकों के बीच सिगरेट की एक हल्की सी चमक दिखाई दी। मेजर के बाद बता दे कि सुबह के कारण का कुछ आ सकता है। मेजर के साथ दोनों राठौर अपनी गाड़ी से टिके सिगरेट पी रहे थे। पास जाने पर शराब की तेज गंध नाक में चुभी। अर्जुन की नजर सहज ही मेजर राठौर की गाड़ी पर गई और वह हैरान रह गए। टूटी हुई हेडलाइट, पिचका हुआ बम्पर, यह किसी मामूली टक्कर का निशान नहीं था। साहब, गाड़ी को यह क्या हुआ? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अर्जुन। मेजर राठौर ने सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंका और अपने बूट से कुचल दिया। फिर वह धीरे धीरे अर्जुन के पास आए। अंधेरे में चमकती उनकी आंखें किसी शिकारी सांप जैसी लग रही थीं। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। एक भारी दबाव महसूस हुआ। तुम मुझ पर भरोसा करते हो? जी साहब, बिल्कुल। तुम्हारा इस बार स्थायी कमीशन का इंटरव्यू है ना? तुम जानते हो कि कार्मिक विभाग के निदेशक से मेरे कैसे संबंध हैं? इस अटपटी बात से अर्जुन हैरान थे, लेकिन मेजर राठौर ने जवाब का इंतजार किए बिना अपनी बात जारी रखी। यह गाड़ी तुमने चलाई थी?
अर्जुन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। यह आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं तो आज ड्यूटी की वजह से एक कदम भी बाहर नहीं गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेजर राठौर ने अर्जुन का कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींचा। शराब की गंध और जानलेवा इरादे एक साथ उन पर हावी हो गए। मैं शहर से वापस आ रहा था कि एक के साथ बताया है, नीलगाय अचानक सामने आ गई और मैंने उसे टक्कर मार दी। किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने बस एक पैग पिया था। वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर मिलिट्री पुलिस सीएमपी का चक्कर पड़ गया तो बात बढ़ जाएगी। तुम जानते हो कि मैं इस वक्त एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। साहब, यह ठीक नहीं है। गाड़ी की हालत देखकर लगता है यह मामूली हादसा नहीं है। अगर किसी इंसान को चोट लगी हो तो। अबे ओए! मेजर राठौर के हाथ का तमाचा अर्जुन के हेलमेट पर जोर से पड़ा। एक थप्प की आवाज के साथ अर्जुन का सिर घूम गया। किसी इंसान को नहीं मारा, बस एक जानवर को मारा है। रोड किल। मेरी बात समझ नहीं आ रही? क्या मैं तुम जैसे हवलदार से झूठ बोलूंगा? मेजर राठौर ने अर्जुन को बेरहमी से धक्का देकर एक कबाड़ ट्रक के दरवाजे पर दे मारा। धड़ाम की आवाज खाली जगह में गूंज उठी। चुनाव तुम्हारा है, या तो मेरी बात मानकर कहो कि तुम काम से बाहर गए थे और नीलगाय को टक्कर मार दी, और फिर मैं जिस गैराज में कहूं वहां चुपचाप इसे ठीक करा लाओ, या फिर। मेजर राठौर ने अपनी उंगली से अर्जुन के नेम प्लेट पर थपथपाया। मैं कल से तुम्हारी फौजी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। अगर मैंने ठान लिया तो तुम पर गबन का एक झूठा आरोप लगाकर तुम्हें बेइज्जती के साथ नौकरी से निकलवा देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी बच्ची सड़क पर आ जाएं? परिवार, इस शब्द ने अर्जुन के दिल को चीर दिया। अन्याय से उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उनके सामने खड़ा आदमी एक शैतान था। रैंक का कवच पहने एक शैतान। उसका विरोध करने का नतीजा उन्हें साफ साफ दिख रहा था। अर्जुन के भींचे हुए मुट्ठे कांप रहे थे। क्या सच में सिर्फ जानवर को ही मारा है? किसी इंसान को तो चोट नहीं लगी? अर्जुन की आवाज धीमी हो गई। मेजर राठौर तब जाकर संतुष्ट हुए और एक क्रूर मुस्कान के साथ अर्जुन के मुड़े हुए कॉलर को ठीक करने लगे। अरे, अगर मैंने किसी इंसान को मारा होता तो तुमसे यह सब कहता क्या? चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस वही करो जो मैं कहता हूं। अगर तुमने यह काम ठीक से कर दिया तो मैं अपनी वर्दी की कसम खाता हूं, तुम्हारा स्थायी कमीशन पक्का है। यह एक झूठ था, लेकिन अर्जुन को उस झूठ पर यकीन करना ही पड़ा, या कम से कम यकीन करने का दिखावा करना पड़ा। उन्होंने अपने होंठ इतने जोर से काटे कि खून निकल आया और अपमानजनक समर्पण के शब्द कहे। ठीक है साहब, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। मेजर राठौर खिलखिलाकर हंसे और अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर अर्जुन के हाथ में थमा दी। धातु का ठंडा स्पर्श हथकड़ी जैसा महसूस हुआ। यही तो बात है अर्जुन में। वफादारी तो कूट कूट कर भरी है, जैसे जानसंदा करा की आग का एक पारी खरा था। ही सुबह हो, एक रिपोर्ट लिखकर मेरी मेज पर रख देना। नेरों तो जानते हो ना? जंगली जानवर के अचानक सामने आने पर उसे बचाने की कोशिश में दीवार से टक्कर। मेजर राठौर सीटी बजाते हुए अंधेरे में गायब हो गए। अकेले रह गए। अर्जुन टूटी फूटी गाड़ी के सामने घुटनों के बल बैठ गए। अपने सिसकियों को रोकने के लिए उन्होंने अपना कूट सापीस जलक्काक करते हुए मुंह ढंक लिया, लेकिन उनके कांपते कंधे नहीं रुके। अगले दिन सुबह प्रथम कोर मुख्यालय। कोर कमांडर के दफ्तर की खिड़की से सुबह की धूप छनकर आ रही थी, लेकिन मेज पर बैठी लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि शर्मा का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। वह भारतीय सेना में एक किंवदंती थी। पैरा एसएफ की एक महान पूर्व आतंकवाद रोधी ऑपरेटर और सेना की पहली महिला कोर कमांडर। उनकी आंखें बाज की तरह तेज थीं और आंखें, इंटास्टीज आंखें, एक बार शिकार को पकड़ लेने पर कभी न छोड़ने की उनकी जिद के लिए वह जानी जाती थीं। उनके हाथ में मिलिट्री पुलिस सीएमपी से आई दैनिक घटना रिपोर्ट थी। घटना: सैन्य वाहन क्षतिग्रस्त। समय: लगभग 3:40 बजे। स्थान: यूनिट के बाहर की सड़क। चालक: ट्रांसपोर्ट सेक्शन, हवलदार अर्जुन कुमार। विवरण: जंगली जानवर से बचने के प्रयास में सड़क के किनारे की संरचना से टक्कर। अंजलि शर्मा की भौहें तन गईं। उनकी याद में हवलदार अर्जुन कुमार एक ऐसे अनुभवी ड्राइवर थे जो नियमों को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, और उन्होंने, वह भी सुबह के वक्त, यूनिट के बाहर अकेले एक दुर्घटना कर दी।
रिपोर्ट के साथ संलग्न वाहन के नुकसान की तस्वीरों ने उनके लंबे फील्ड अनुभव को झकझोर दिया। यह दीवार से खरोंच नहीं है, यह किसी चीज से सीधे और जोर से टकराने का निशान है। बम्पर के टूटने का कोण, हेडलाइट के शीशे के बिखरने की दिशा, सब कुछ रिपोर्ट के विवरण से अलग था। अंजलि शर्मा ने तुरंत समझ लिया, इस रिपोर्ट के पीछे कुछ घिनौना छिपा हुआ है। उन्होंने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें मौजूद दबदबा किसी को भी डरा सकता था। सेक्रेटरी, सीएमपी के कमांडेंट को बुलाओ और विजिलेंस ऑफिसर को भी साथ आने के लिए कहो। फोन रखते हुए अंजलि शर्मा की आंखों में एक ठंडी चमक थी। मेरी यूनिट में चालबाजी करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर कोई हिस्सा सड़ गया है तो उसे काटकर फेंकना ही होगा। एक तूफान शुरू हो रहा था। सुबह 10 बजे कोर कमांडर के दफ्तर में हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि शर्मा अपनी चमड़े की कुर्सी में धंसी हुई थीं और मेज पर रखी 2 तस्वीरों को बारी बारी से देख रही थीं। एक तस्वीर हवलदार अर्जुन कुमार द्वारा जमा की गई दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के क्षतिग्रस्त हिस्से की थी और दूसरी तस्वीर सीएमपी कमांडेंट द्वारा लाए गए दुर्घटना स्थल यूनिट के बाहर की सड़क की दीवार की थी। कमांडेंट, अंजलि शर्मा की धीमी पुकार पर वर्दी पहने सीएमपी कमांडेंट ने सूखा थूक निगलते हुए सावधान की मुद्रा बनाई। जी मैडम कमांडर, क्या तुम्हें यह तस्वीर सामान्य लगती है? उन्होंने अपनी पतली लंबी उंगली से गाड़ी के बम्पर की तस्वीर पर थपथपाया। नियमित खटखट की आवाज दिल की धड़कन की तरह गूंज रही थी। सिर्फ दीवार से खरोंचने के हिसाब से टक्कर का केंद्र बहुत गहरा है। यह रगड़कर गुजरने का नहीं, बल्कि किसी चीज से सीधे टकराने का निशान है। और यहां देखो, हेडलाइट के टुकड़े जिस दिशा में बिखरे हैं, अगर दीवार से टकराती तो टुकड़े गाड़ी के अंदर की तरफ या ठीक नीचे गिरने चाहिए थे, लेकिन इस तस्वीर में टुकड़े बाहर की ओर बिखरे हुए हैं, जैसे कि गाड़ी चलते वक्त टक्कर हुई हो। सीएमपी कमांडेंट की पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। पैरा एसएफ में अपने दिनों के दौरान आतंकवाद रोधी अभियानों में अनगिनत घटनास्थल जांचों से गुजर चुकी उनकी नजरें किसी फॉरेंसिक टीम से ज्यादा तेज थीं। वो रात का समय था और दृश्यता कम थी, इसलिए अचानक ब्रेक लगाने पर बहाने बस करो। विजिलेंस ऑफिसर, जी मैडम कमांडर, बगल में खड़े विजिलेंस ऑफिसर ने तनावपूर्ण चेहरे के साथ जवाब दिया। हवलदार अर्जुन कुमार के पिछले 3 महीने के वाहन चलाने का रिकॉर्ड और कल की ड्यूटी लॉग, गेट एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड, सब कुछ ले आओ और हवलदार कुमार को मेरे कमरे में बुलाओ, अभी, तुरंत। जी मैडम। अधिकारियों के जाने के बाद दफ्तर में अकेली अंजलि शर्मा अपनी जगह से उठी और खिड़की के पास चली गईं। अंबाला शहर का नजारा एक नजर में दिख रहा था। इस शांतिपूर्ण दिखने वाले शहर में कहीं कोई पीड़ा में हो सकता है, यह सोचकर उनके दिल में एक ठंडक दौड़ गई। उन्होंने महसूस किया, यह सिर्फ अनुशासनहीनता का मामला नहीं था, कोई सच्चाई को दबाने के लिए झूठ का एक बड़ा पर्दा डाल रहा था। ठक ठक, अंदर आओ। दरवाजा खुला और हवलदार अर्जुन कुमार अंदर आए। हेलमेट को अपनी बगल में दबाएं। उनका चेहरा एक ही दिन में 10 साल बूढ़ा लग रहा था। आंखों के नीचे गड्ढे थे और होंठ सूखे हुए थे। जय हिंद। हवलदार अर्जुन कुमार, मैडम कमांडर के बुलावे पर हाजिर हूं। अंजलि शर्मा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। उनके बूटों की टक टक की आवाज के साथ अर्जुन के कंधे कांप रहे थे। हवलदार, बैठो। उन्होंने सोफे की ओर इशारा किया। अर्जुन झिझकते हुए सोफे के किनारे पर बैठ गए। अंजलि शर्मा उनके सामने बैठी और उनकी आंखों में सीधे देखने लगीं। तुम्हारी सेवा को 10 साल हो गए हैं, है ना? बिना किसी दुर्घटना के गाड़ी चलाने के लिए 2 बार सम्मानित भी किया गया है। जी मैडम। तो एक अनुभवी ड्राइवर यूनिट के पास की जानी पहचानी सड़क पर, वह भी रात में, एक नीलगाय को बचाने के चक्कर में दीवार से टकरा गया और दुर्घटना की सूचना तुरंत सीएमपी को देने के बजाय सुबह तक इंतजार किया। क्या तुम्हें यह तार्किक लगता है? अर्जुन ने अपनी नजरें फर्श पर टिकाए रखीं और मुंह बंद रखा। उनकी जांघों पर रखे उनके मुट्ठे इतने कसकर भींचे हुए थे कि सफेद पड़ गए थे। कौन है? आग तकी बाचाए, कौन सप्ले 3 करता है वरसमें। अंजलि शर्मा की आवाज एक खंजर की तरह अर्जुन के सीने में चुभ गई। तुम्हारे पीछे छिपकर तुम्हें कौन नियंत्रित कर रहा है, मैं यह पूछ रही हूं। अर्जुन की आंखों की पुतलियां बुरी तरह से कांप उठीं। मेजर विक्रम सिंह राठौर की धमकी उनके कानों में गूंज रही थी।
तुम्हारी बीवी बच्ची को सड़क पर ले आऊंगा ना। नहीं मैडम, मैंने नींद में गाड़ी चलाई। सब मेरी गलती है, मुझे सजा दीजिए। अर्जुन ने कांपती आवाज में झूठा इकरारनामा उगल दिया। अंजलि शर्मा ने उन्हें देखकर यकीन कर लिया। यह सिर्फ छिपाव नहीं था, यह स्पष्ट रूप से जबरदस्ती और धमकी के तहत की गई एक साजिश थी। वह अपनी जगह से उठी और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन कुमार जी, वर्दी सम्मान पहनने के लिए होती है, किसी के पापों को ढकने के लिए कफन नहीं। तुम अभी किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को या एक सैनिक के रूप में अपनी जमीर को? अर्जुन की आंखों से आंसू की एक बूंद टपक कर उनकी वर्दी पर गिर पड़ी। वह कुछ नहीं कह सके और सिर झुका लिया। अंजलि शर्मा ने उनसे और पूछताछ नहीं की, जवाब पहले ही मिल चुका था। बाहर जाओ। अर्जुन के लड़खड़ाते कदमों से बाहर जाने के बाद अंजलि शर्मा ने कहीं फोन किया। सिग्नल बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हैं? मैं बोल रही हूं, अभी तुरंत सादे कपड़ों में 3 लोगों को चुनकर मेरे दफ्तर भेजो। गोपनीयता सबसे जरूरी है। और अंबाला ईस्ट पुलिस स्टेशन के एसएचओ से संपर्क करके पता करो कि कल सुबह के वक्त कोई हिट एंड रन का मामला दर्ज हुआ है या नहीं। उनकी आंखें शिकार की तलाश में किसी शिकारी जानवर की तरह चमक उठी। मेजर विक्रम सिंह राठौर, देखता हूं तुम अपनी पूंछ कितनी सफाई से काटते हो। इस बीच लॉजिस्टिक्स विभाग का कार्यालय। मेजर विक्रम सिंह राठौर बेचैनी से अपने नाखून चबाते हुए दफ्तर में टहल रहे थे। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि कोर कमांडर ने खुद अर्जुन को बुलाया है। धत्त तेरी की, उस बूढ़ी लोमड़ी को भनक लग रहे थे। 2 सदीक का कोर को कानी परी हो गई क्या? उन्होंने गाली बकते हुए मेज पर लात मारी। क्या अर्जुन ने मुंह खोल दिया होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह एक डरपोक है। जब तक उसका परिवार बंधक है वह कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन बेचैनी कम नहीं हो रही थी। अंजलि शर्मा पैरा एसएफ से थीं। अगर उन्होंने ठान लिया तो मामूली सबूत मिटाने से काम नहीं चलेगा। सबूत? हां, सबूत ही समस्या है। मेजर राठौर के दिमाग में एक विचार कौंधा। गाड़ी तो रिपेयर शॉप में थी, लेकिन एक चीज थी जिसे वह संभालना भूल गए थे। गाड़ी के अंदर का डैश कैम, यानी ब्लैक बॉक्स का मेमोरी कार्ड। कल की हड़बड़ी में वह उसे निकालना भूल गए थे और गाड़ी के साथ ही वर्कशॉप भेज दिया था। पागल हूं मैं? उसमें तो सब कुछ रिकॉर्ड होगा। उसमें न केवल दुर्घटना के समय का वीडियो होगा, बल्कि नशे में उनकी बकवास, भागने की प्रक्रिया और अर्जुन को धमकाने की आवाज भी साफ साफ दर्ज होगी। अगर वह अंजलि शर्मा के हाथ लग गया तो सिर्फ कल्पना करने से ही उनकी रूह कांप उठी। उन्होंने कांपते हाथों से गाड़ी की चाबी उठाई। अभी जाकर उसे नष्ट करना होगा। मेजर राठौर हड़बड़ी में दफ्तर से बाहर भागे, लेकिन वह नहीं जानते थे कि कोर मुख्यालय की छत पर एक हाई परफॉर्मेंस दूरबीन के साथ एक खुफिया अधिकारी उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। वॉकी टॉकी पर एक चरमराहट हुई और अंजलि शर्मा के दफ्तर में एक संकेत भेजा गया। लक्ष्य ने चलना शुरू कर दिया है, चंडीगढ़ की ओर तेजी से निकल रहा है। अंजलि शर्मा ने वॉकी टॉकी उठाकर ठंडक से आदेश दिया, पीछा करो, उसे खोना मत और वह किस चीज को छूता है इसका ठीक ठीक पता लगाकर रिपोर्ट करो। मेजर विक्रम सिंह राठौर की गाड़ी बेतहाशा सड़क पर दौड़ रही थी। उन्होंने चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर स्थित एक फर्स्ट क्लास ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के सामने जोर से ब्रेक लगाए। यह वह दादा करी दलाजदी है वर्कशॉप थी जहां वह आम तौर पर सरकारी गाड़ियों की मरम्मत के बिलों को बढ़ाकर पैसे बनाते थे। एक तरह से उनके अपराध में भागीदार थे। मालिक, अरे मेहता! मेजर राठौर वर्कशॉप के अंदर भागे। लिफ्ट पर खड़ी अपनी काली एसयूवी को उन्होंने देखा। अगला बम्पर पहले ही हटाया जा चुका था और मैकेनिक काम में लगे हुए थे। अरे मेजर साहब, आप यहां कैसे? मरम्मत तो बढ़िया चल रही है, बिल आपकी मर्जी के मुताबिक बना देंगे। ग्रीस लगे कपड़ों में मालिक ने झुककर उनका स्वागत किया, लेकिन मेजर राठौर ने उसे परे धकेलकर गाड़ी का दरवाजा खोला। बिल विल छोड़, मैं गाड़ी में कुछ सामान भूल गया था, वह लेने आया हूं। उन्होंने ड्राइवर की सीट पर झुककर रियर व्यू मिरर के पीछे लगे डैश कैम को देखा। वह वहां नहीं था। जिस स्लॉट में मेमोरी कार्ड होना चाहिए था वह खाली था। मेजर राठौर का चेहरा पीला पड़ गया। अबे ओए मेहता, यह कहां गया? यहां जो चिप लगी थी वह कहां गई? उन्होंने चीखते हुए पूछा। मालिक ने अनजान बनते हुए अपनी आंखें झपकाईं। जी, ओह वो क्या, सुबह आपके एक मातहत आकर ले गए। क्या मातहत? जी, एक लंबे तगड़े हवलदार साहब आए थे
और कहा कि कमांडर मैडम के आदेश पर दुर्घटना की जांच के लिए जरूरी है, इसलिए ले गए। मुझे लगा आपको पता होगा। मेजर राठौर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लगभग गिर ही पड़े थे। ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। अंजलि, वह एक कदम आगे थी। नहीं, वह पहले से ही सब कुछ जानती थीं और उन्होंने जाल बिछाया था। ऐसा नहीं हो सकता। उसी समय प्रथम कोर कमांडर का दफ्तर, अंधेरे पर्दे वाले कमरे में एक बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। यह वही मेमोरी कार्ड का रिकवर किया गया वीडियो था जिसे खुफिया टीम ने वर्कशॉप से हासिल किया था। लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि शर्मा के साथ साथ सीएमपी कमांडेंट, विजिलेंस ऑफिसर और कानूनी सलाहकार सभी सांस रोके स्क्रीन को देख रहे थे। स्क्रीन पर तारीख और समय कल सुबह 3:45 दिखा रहा था। एक जोर की आवाज के साथ गाड़ी हिली और फिर विंडशील्ड से एक इंसान की आकृति टकराकर उछलने का दृश्य साफ साफ दिखाई दिया। रोको! अंजलि शर्मा के आदेश पर वीडियो रुक गया। सड़क पर गिरे पीड़ित का चेहरा साफ दिख रहा था। आगे चलाओ। वीडियो फिर से चेहराओं की शुरू हुआ और गाड़ी के अंदर से मेजर विक्रम सिंह राठौर की आवाज सुनाई दी। ओह नहीं, अभी तो प्रमोशन का टाइम है। किसी ने नहीं देखा। हाँ, किसी ने नहीं। कायरतापूर्ण और घिनौने आत्मसमर्थन की आवाज और फिर एक्सीलरेटर की आवाज। गाड़ी घायल व्यक्ति को बचाने के बजाय बेरहमी से घटनास्थल से भाग गई। देख रहे अधिकारियों के मुंह से आह और गालियां एक साथ निकलीं। ऐसा कमीना इंसान! सीएमपी कमांडेंट ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। लेकिन वीडियो यहीं खत्म नहीं हुआ। बेस पर लौटने के बाद मेजर राठौर का अर्जुन कुमार को बुलाकर धमकाने का दृश्य रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी थी। तुम कहोगे कि तुमने गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना की। प्रमोशन नहीं चाहिए क्या? मैं कोई भी तिकड़म लगाकर तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। शैतान की फुसफुसाहट जैसी धमकी दफ्तर में गूंज रही थी। अंजलि शर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। गुस्सा एक गर्म लावा की तरह उबल रहा था, लेकिन उन्होंने ठंडे दिमाग से काम लेने की कोशिश की। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था। यह देश द्वारा दिए गए रैंक और शक्ति का उपयोग करके एक निर्दोष मातहत खत को कुचलने और एक नागरिक की जान की परवाह न करने का एक देशद्रोह जैसा कृत्य था। काफी कारगर है। अंजलि शर्मा ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों की पुतलियों में नीली लपटें उठती हुई लग रही थीं। सीएमपी कमांडेंट, जी मैडम कमांडर, अभी तुरंत मेजर विक्रम सिंह राठौर को गिरफ्तार करो। आरोप हैं विशेष कानून के तहत हिट एंड रन, झूठे आरोप के लिए उकसाना, पद का दुरुपयोग। और वह एक पल के लिए रुकी और फिर जहर की तरह जोड़ा, जी, और एक सैनिक की आचार संहिता का उल्लंघन। मेरे नाम पर गिरफ्तारी वारंट जारी करो तुरंत। जी मैडम। सीएमपी कमांडेंट ने सलाम ठोका और हवा की तरह बाहर निकल गए। अंजलि शर्मा ने बाकी अधिकारियों की ओर देखा। कानूनी सलाहकार, इस वीडियो को सबूत के तौर पर स्वीकार किए जाने के लिए पूरी तरह से दस्तावेज तैयार करो। विजिलेंस ऑफिसर, मेजर राठौर ने अब तक जो भी सैन्य सामान चुराया है उसकी एक एक पाई का हिसाब निकालो। इस बार जड़ से उखाड़ फेंकना है। तभी सेक्रेटरी बिना खटखटाए तेजी से अंदर आया। मैडम कमांडर, चंडीगढ़ अस्पताल से फोन आया है। हिट एंड रन के पीड़ित को होश आ गया है, लेकिन हालत गंभीर है और तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। यूट्यूब पर कार है, पर कोई रिश्तेदार न होने के कारण ऑपरेशन की सहमति नहीं मिल पा रही है। अंजलि शर्मा अपनी जगह से उछल पड़ी। गाड़ी तैयार करो, मैं जा रही हूं। जी, क्या आप खुद जाएंगी? यह मेरे मातहत की वजह से हुई दुर्घटना है। यह मेरी जिम्मेदारी है। मुझे जाकर उसे बचाना होगा। उन्होंने अपनी टोपी पहनी और तेजी से बाहर निकल गईं। उनके पीछे लहराता उनका केप ऐसा लग रहा था जैसे कोई जनरल युद्ध के मैदान की ओर जा रहा हो। चंडीगढ़ के एक बड़े अस्पताल का इमरजेंसी रूम खून और कीटाणुनाशक की गंध से भरे उस स्थान पर 2 सितारों वाली एक सैन्य जीप आकर रुकी। अंजलि शर्मा के उतरते ही अस्पताल के कर्मचारी हैरान होकर बाहर आए। मरीज कहाँ है? जी, वह आईसीयू में है, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाई है। मैं गारंटी देती हूं, ऑपरेशन तुरंत शुरू करो। सारे खर्चे का भुगतान किया जाएगा। अगर ऑपरेशन में देरी हुई और मरीज को कुछ हो गया तो यह अस्पताल भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उनकी दृढ़ आवाज पर मेडिकल टीम तेजी से हरकत में आ गई। ऑपरेशन थिएटर की बत्ती जलते देखकर अंजलि शर्मा गलियारे की एक कुर्सी पर धम्म से बैठ गईं।
उन्होंने अपनी जेब से फोन निकालकर हवलदार अर्जुन कुमार को फोन किया। कुछ ही रिंग के बाद अर्जुन ने फोन उठाया। मैडम कमांडर। अर्जुन, मैं बोल रही हूं, पीड़ित बच जाएगा, अभी ऑपरेशन शुरू हो गया है। फोन के उस पार से सिसकने की आवाज आ रही थी। और तुम्हारा बोझ, अब तुम उसे उतार सकते हो। मेजर विक्रम सिंह राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है, मैडम कमांडर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन की सिसकियां टूट टूट कर आ रही थीं। अंजलि शर्मा चुपचाप फोन कान से लगाए रहीं, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी तनाव था। यह तो बस शुरुआत है। विक्रम सिंह, तुमने जो पाप किए हैं, उनकी सजा तुम्हें कोर्ट में भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। कोर के कानूनी विभाग की ओर जाती हुई सीएमपी की सायरन की आवाज दूर से आ रही थी। न्याय की घड़ी उसका इंतजार कर रही थी। सीएमपी के सायरन की आवाज ने प्रथम कोर मुख्यालय के सन्नाटे को चीर दिया। मेजर विक्रम सिंह राठौर अपने दफ्तर में हड़बड़ी में अपना ब्रीफ केस पैक कर रहे थे। उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि कागज जमीन पर बिखर गए। जरूरी बही खाते, बेनामी खातों वाला एक नोटपैड और नकदी के बंडल, कम से कम इतना तो लेकर निकलना ही होगा। धत्त तेरी की, धत्त तेरी की। यह कैसे हो गया? क्या उस अर्जुन ने मुंह खोल दिया या उस औरत को सब पता चल गया? उनके माथे से पसीने की बूंदें बारिश की तरह टपक रही थीं। उन्होंने दफ्तर की खिड़की से देखा कि सीएमपी की गाड़ियां मुख्यालय की इमारत को घेर रही हैं। वह एक पिंजरे में फंसे चूहे की तरह थे। पिछला दरवाजा, हाँ, मेज के पीछे वाले छोटे लुक्सात्री पहले पसान आत एक वन था। दरवाजे से निकलकर मैं मेन गेट से बच सकता हूं। मेजर राठौर ने अपनी वर्दी की जैकेट भी ठीक से नहीं पहनी थी और बैग पकड़कर दफ्तर से बाहर भागे। गलियारे से गुजरते सैनिक उन्हें हैरानी से देख रहे थे, लेकिन उन्हें परवाह करने का समय नहीं था। वह आपातकालीन सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट में गए और मेज के पीछे वाले रास्ते की ओर अंधेरे में दौड़े। उनकी सांस फूल रही थी। कंटीले तारों वाली दीवार में एक छोटा सा छेद। यह वह जगह थी जहां से सैनिक आमतौर पर छिपकर सिगरेट पीते या बाहर से खाना मंगवाते थे। मेजर राठौर ने अपनी इज्जत की परवाह किए बिना जमीन पर रेंगते हुए उस छेद से निकलने की कोशिश की। खटक! तभी किसी के बूट ने उस छेद को रोक दिया। मेजर राठौर ने सिर उठाया। एक तेज सर्चलाइट की रोशनी उन पर पड़ी। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़कर सामने देखा तो हथियारबंद सीएमपी के जवानों ने उन्हें घेर रखा था और उनके बीच में हाथ बांधे उन्हें घूरती हुई एक ठंडी नजरों वाली शख्सियत खड़ी थी। कोर कमांडर अंजलि शर्मा। कहां जा रहे हो? मेजर विक्रम सिंह। अभी ड्यूटी का समय खत्म नहीं हुआ है। अंजलि शर्मा की आवाज धीमी थी, लेकिन उसने आसपास की हवा को जमा दिया। मेजर राठौर लड़खड़ाते हुए उठे। उनके पैरों में जान नहीं थी और वह गिर पड़ना चाहते थे, लेकिन उनके आखिरी बचे हुए अहंकार ने उन्हें खड़ा रखा। मैडम कमांडर, यह क्या हो रहा है? मैं एक जरूरी काम से बाहर। काम? हिट एंड रन के सबूत मिटाना और भागना तुम्हारा काम है क्या? अंजलि शर्मा ने इशारा किया और सीएमपी कमांडेंट ने आकर मेजर राठौर की कलाई में हथकड़ी लगा दी। ठंडे धातु का स्पर्श उनकी कलाई को जकड़ रहा था। यह छोड़ो, तुम जानते हो मैं कौन हूं? कमांडेंट, तेरी तो मैं। अगर मेरी वर्दी उतर गई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेजर राठौर जोर जोर से चिल्लाने लगे। अंजलि शर्मा ने उन्हें दयनीयता से देखते हुए एक हल्की सी हंसी दी। वर्दी तो तुम्हारी ही उतरेगी, और वह भी बहुत बेइज्जती के साथ। कमांडेंट, इसे ले जाओ और उस बैग को सबूत के तौर पर जब्त कर लो। सीएमपी के जवान मेजर राठौर की दोनों बाहें पकड़कर उन्हें घसीटते हुए ले गए। जमीन पर घिसटते हुए उनकी चीखें कोर की रात में गूंजती रहीं। अंजलि शर्मा ने जमीन पर गिरे मेजर राठौर के ब्रीफकेस को खोला। उसमें से मुड़े तुड़े नोटों के बंडल और दोहरी बही खाते निकले। यह तो बस शुरुआत है। उन्होंने विजिलेंस ऑफिसर की ओर सिर घुमाया। लॉजिस्टिक्स विभाग के दफ्तर की अभी तुरंत तलाशी शुरू करो। एक धूल का कण भी मत छोड़ना। सब कुछ खंगाल डालो। सैनिकों के खाने, कपड़ों के पैसे में जो भी गबन हुआ है, एक एक पाई का हिसाब निकालो। जी मैडम। उस रात प्रथम कोर का लॉजिस्टिक्स विभाग हिल गया। अंजलि शर्मा के निर्देश पर विजिलेंस टीम ने मेजर राठौर के कंप्यूटर और गुप्त तिजोरी को खोल दिया। जो सच सामने आया वह घिनौना था। वह सिर्फ आपूर्ति का सामान ही नहीं चुराते थे। उन्होंने कागजों पर नकली सैनिक बनाकर उनकी तनख्वाह और आपूर्ति का सामान हड़प लिया था
और एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थों को सैनिकों को खिलाकर ताजा सामान बाहर के रेस्टोरेंट में बेच देते थे। पूछताछ कक्ष। मेजर विक्रम सिंह राठौर मेज पर हाथ पटकते हुए आरोपों से इनकार कर रहे थे। यह एक साजिश है, वह वीडियो नकली है। आजकल डीप फेक तकनीक कितनी उन्नत है, आप जानते हैं। मेरा चेहरा लगाकर मुझे फंसाने की साजिश है यह। सामने बैठे सीएमपी के जांचकर्ता ने अविश्वसनीयता से सिर हिलाया। साहब, सिर्फ वीडियो ही नहीं, गाड़ी के ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड की गई आवाज और आपके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैकिंग के नतीजे भी दुर्घटना स्थल से पूरी तरह मेल खाते हैं। और अभी अभी जब्त किए गए गुप्त बही खातों से गबन के आरोप भी सामने आ रहे हैं। चुप रहो, वकील को बुलाओ। मेरे वकील के आने तक मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। मेजर राठौर ने अंत तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया। उन्हें एक सहारा था। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके परिवार से जुड़े पूर्व सैन्य न्यायाधीश रह चुके बड़े वकील उन्हें बचा लेंगे। कांच की खिड़की के पार से यह सब देख रही अंजलि शर्मा के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। मैंने एक राक्षस को पाला था, एक ऐसा राक्षस जो सोचता है कि रैंक के पीछे छिपकर सब कुछ माफ हो जाएगा। उन्होंने पूछताछ कक्ष का दरवाजा खोला और अंदर चली गईं। मेजर राठौर ने अंजलि शर्मा को देखते ही गुस्से से आंखें तरेरी। मैडम कमांडर, क्या यह कानूनी प्रक्रिया है? मैं भले ही आपका मातहत हूं, लेकिन मेरे भी मानवाधिकार हैं। मानवाधिकार? अंजलि शर्मा ने मेजर राठौर के मुंह पर कागजों का एक बंडल फेंक दिया। कागज हवा में बिखरते हुए मेजर राठौर के चेहरे पर लगे। यह अस्पताल से लाई गई पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट थी। 12 हफ्तों का बेड रेस्ट, ब्रेन हैमरेज, कई फ्रैक्चर। जिस नागरिक को तुमने गाड़ी से टक्कर मारकर छोड़ दिया था, वह अभी मौत से जूझ रहा है। क्या तुमने उसके मानवाधिकारों के बारे में सोचा? वह एक दुर्घटना थी, जानबूझकर नहीं किया था मैंने। दुर्घटना करके भाग जाना जानबूझकर होता है, और अपने मातहत पर दोष मढ़ने की कोशिश करना शैतानियत है। अंजलि शर्मा ने दोनों हाथों से मेज को पकड़कर मेजर राठौर के करीब अपना चेहरा किया। उनकी आंखों की पुतलियां ठंडी चमक रही थीं। 707 पैरा। एसएफ के दिनों में तुम्हें पता है मैं सबसे ज्यादा नफरत किन लोगों से करती थी? आतंकवादियों से नहीं, उन गद्दारों से जो अपने साथियों को ढाल बनाकर खुद की जान बचाने के लिए भाग जाते थे। तुम एक सैनिक कहलाने के लायक नहीं हो। मैं वादा करती हूं, तुम्हें कोर्ट मार्शल में कानून की सबसे बड़ी सजा मिलेगी। तुम्हारे पास जो भी पैसा, सम्मान और रैंक है, मैं सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अंजलि शर्मा मुड़कर बाहर चली गईं। बंद होते दरवाजे से मेजर राठौर की चीख सुनाई दी। देख लेना, तुम्हें लगता है मैं ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अंजलि शर्मा के कदम नहीं रुके। उनके पास अभी भी एक काम बाकी था। डर से कांप रहे एक और पीड़ित, हवलदार अर्जुन कुमार की रक्षा करना। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद मेजर विक्रम सिंह राठौर को क्वार्टर गार्ड में डाल दिया गया, जहां वह एक संकरी कोठरी में एक जंगली जानवर की तरह टहल रहे थे। एक ही रात में स्वर्ग से नरक में गिरना उनके लिए असहनीय था। उन्होंने सलाखों को पकड़कर चिल्लाया, अबे ओए संतरी, मेरा वकील कब आएगा? मुझे एक फोन करने दो। ड्यूटी पर मौजूद संतरी चुपचाप सामने देखता रहा। मेजर राठौर ने गुस्से में खाने की थाली पर लात मारी। झन की आवाज कोठरी में गूंज उठी। तभी भारी लोहे का दरवाजा खुला और एक साफ सुथरे सूट में एक आदमी अंदर आया। यह मेजर राठौर का वकील एडवोकेट दुष्यंत कपूर था। वह एक पूर्व सैन्य न्यायाधीश था और कानूनी दुनिया में एक ऐसे सांप के रूप में जाना जाता था जो पैसे के लिए एक हथियारे को भी निर्दोष साबित कर सकता था। आप आ गए कपूर साहब, मुझे यहां से निकालिए। यहां रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। कपूर ने अपनी नाक पर रूमाल रखते हुए मुंह बनाया। उसे क्वार्टर गार्ड की खास गंध पसंद नहीं थी। वह आगंतुक कक्ष की कुर्सी पर पैर चढ़ाकर बैठ गया और कागजों को देखने लगा। मेजर साहब, स्थिति अच्छी नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि शर्मा पूरी तैयारी के साथ हमला कर रही हैं। जो सबूत मिले हैं वे बहुत स्पष्ट हैं, वीडियो, ऑडियो और ऊपर से गबन के बही खाते। इसी को संभालने के लिए तो आपको पैसे दिए हैं। कोई भी तिकड़म लगाकर इसे पलट दीजिए। शांत हो जाइए, ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। कपूर ने अपना चश्मा ठीक करते हुए एक क्रूर मुस्कान दी। अदालत की लड़ाई सबूतों की लड़ाई तो है ही, लेकिन आखिर में यह लोगों की लड़ाई होती है। सबसे महत्वपूर्ण गवाह कौन है? हवलदार अर्जुन कुमार।
अगर वह अपना बयान बदल दे तो स्थिति पलट सकती है। अर्जुन, वह तो पहले ही मेरे खिलाफ हो चुका है, उसका क्या करें? हर किसी की एक कमजोरी होती है। अर्जुन का परिवार है, लगता है उस पर कुछ कर्ज भी है। अगर हम अर्जुन को एक उचित मुआवजे की पेशकश करें तो कैसा रहेगा? या फिर उसके परिवार की थोड़ी चिंता करें तो? मेजर राठौर की आंखें चमक उठी। पैसा वाकई बहुत काम की चीज थी। हाँ, वह अपनी बेटी के लिए जान देता है, उसी को निशाना बनाना ठीक रहेगा। कपूर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं अर्जुन से मिलूंगा। मैं फुसलाने और धमकाने दोनों का सही मिश्रण इस्तेमाल करके उसका मुंह बंद करवा दूंगा। आप बस यहां थोड़ा सब्र कीजिए। उसी समय ट्रांसपोर्ट सेक्शन का गैराज। हवलदार अर्जुन कुमार खाली आंखों से एक ट्रक के इंजन को देख रहे थे। झूठे आरोप से बरी होने की राहत तो थी, लेकिन अदालत में गवाही देने का डर उन्हें दबा रहा था। मेजर राठौर गिरफ्तार तो हो गए थे, लेकिन उनके पीछे की बड़ी ताकतें कब उन्हें निशाना बना लें, यह कोई नहीं जानता था। हवलदार अर्जुन कुमार हैं? एक अनजान आवाज पर अर्जुन ने सिर उठाया। तेल लगे बालों और महंगे सूट में एडवोकेट कपूर खड़े थे। आप कौन हैं? मैं मेजर विक्रम सिंह राठौर का वकील हूं। क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? मैं आपके लिए एक बहुत ही फायदेमंद प्रस्ताव लेकर आया हूं। कपूर अर्जुन को एक सुनसान धूम्रपान क्षेत्र में ले गया। उसने अपनी जेब से एक मोटा लिफाफा निकालकर अर्जुन की जेब में ठूंस दिया। यह क्या है? हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। 5 लाख रुपये हैं। आपका कर्ज चुकाने और आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए काफी होंगे। अर्जुन ने लिफाफा निकालकर जमीन पर फेंक दिया। इसे ले जाइए, मुझे ऐसे गंदे पैसे की जरूरत नहीं है। वाह, बड़े आदर्शवादी हैं आप। तो फिर यह कैसा रहेगा? कपूर ने अपना टैबलेट निकाला और एक तस्वीर दिखाई। यह अर्जुन की बेटी के किंडरगार्टन के बाहर की तस्वीर थी। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, प्रिया नाम है ना? स्कूल आने जाने का रास्ता थोड़ा खतरनाक लगता है। आजकल जमाना बहुत खराब है। अगर बाप गलत फैसला ले तो बच्चे को चोट लग सकती है ना? अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने कपूर का कॉलर पकड़ लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को? मैं तुझे जान से मार दूंगा। छोड़िए मुझे। मारपीट का एक और आरोप लगवाना चाहते हैं? ध्यान से सोचिए। अदालत में बस इतना कहना है कि मेजर साहब ने कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी वफादारी दिखाने के लिए खुद ही झूठ बोला। बस यह एक वाक्य और आप भी बच जाएंगे और आपका परिवार भी जिंदगी भर ऐश करेगा। लेकिन अगर आपने मना कर दिया तो आपकी नौकरी तो जाएगी ही, आपके परिवार की सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है। अर्जुन के हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। डर ने गुस्से पर काबू पा लिया। वह घुटनों के बल गिर पड़े। दुनिया इतनी बेरहम क्यों है? न्याय का रास्ता चुनने पर तबाही मिलती है और अन्याय से समझौता करने पर सुरक्षा। इस हकीकत से उन्हें नफरत हो रही थी। मैं आपके समझदारी भरे फैसले का इंतजार करूंगा। कपूर ने हंसते हुए मुड़ने की कोशिश की। तभी वहीं रुको, एक ठंडी आवाज ने माहौल को चीर दिया। गैराज के प्रवेश द्वार पर लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि शर्मा खड़ी थीं। उनके पीछे हथियारबंद स्पेशल फोर्सेज के जवान खड़े थे। मैडम कमांडर। कपूर ने घबराहट छिपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। अरे मैडम कमांडर, आपसे यहां मुलाकात होगी? सोचा नहीं था। मैं एक वकील के तौर पर अपने मुवक्किल के मामले में। चटाक। अंजलि शर्मा का थप्पड़ कपूर के गाल पर पड़ा। एक इतना जोरदार तमाचा कि उसका सिर घूम गया। कपूर अपने मुंह से खून पोंछते हुए लड़खड़ाया। यह क्या बदतमीजी है? आप एक वकील पर हाथ उठा रही हैं। वकील? हंसाओ मत। तुम बस एक अपराधी के दूत हो। मेरी यूनिट के अंदर मेरे मातहत को धमकाते हो, वह भी उसके परिवार का नाम लेकर। अंजलि शर्मा ने कपूर के हाथ से टैबलेट छीनकर जमीन पर पटक दिया और उसे चकनाचूर कर दिया। फिर उन्होंने टूटे हुए डिवाइस को अपने बूट से कुचल दिया। गवाह को खरीदने और धमकाने के आरोप में मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराऊंगी, और अगर एक बार भी मेरे काफी बात पढ़ने की जरूरत किसी जवान के आसपास दिखे तो अगली बार कानून नहीं, मैं अपने तरीके से निपटूंगी। दिखाऊंगी कि पैरा एसएफ चूहे कैसे पकड़ती है। उनकी आंखों से निकलती जानलेवा चमक असली थी। यह वही चमक थी जो सिर्फ युद्ध के मैदान में किसी को मारने वाले की आंखों में हो सकती है। कपूर ने एक सहज भय महसूस किया। उसके पैर कांप रहे थे। देख लूंगा मैं आपको। कपूर दुम दबाकर भाग गया। अंजलि शर्मा घुटनों के बल बैठे अर्जुन के पास गईं और अपना हाथ बढ़ाया। उठो मैडम कमांडर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कमजोर पड़ गया। नहीं, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। अपने परिवार को बचाने की इच्छा कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अर्जुन,
परिवार को बचाने का असली तरीका उन जैसे लोगों के सामने झुकना नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करना है और यह दिखाना है कि तुम्हारा पिता कितना न्यायप्रिय सैनिक है। अंजलि शर्मा ने अर्जुन को उठाकर उसकी धूल लगी वर्दी को साफ किया। मैंने वादा किया था, है ना, तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं करूंगी। आज से सीएमपी की एक विशेष सुरक्षा टीम 24 घंटे तुम्हारे घर की निगरानी करेगी। तुम कोई चिंता मत करो, बस अदालत में सच बोलना, समझे? अर्जुन ने आंसू पोंछते हुए जोर से सिर हिलाया। जय हिंद जी मैडम। युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। आखिरकार मुकदमे की तारीख तय हो गई। सेना मुख्यालय, जनरल कोर्ट मार्शल। अंजलि शर्मा ने अपने दफ्तर की खिड़की से बाहर देखते हुए अपने इरादे को और पक्का किया। विक्रम सिंह राठौर और उसका बचाव करने वाली सड़ी हुई व्यवस्था। यह मुकदमा सिर्फ एक व्यक्ति को सजा देने के लिए नहीं था, यह सेना के सम्मान को फिर से स्थापित करने की एक जंग थी। तैयारी पूरी हो चुकी थी। उन्होंने अपनी औपचारिक वर्दी पहनी और आईने के सामने खड़ी हुई। उनकी छाती पर लगे पदक किसी सम्मान की तरह चमक रहे थे। अब शिकार खत्म करने का समय आ गया था। सेना मुख्यालय, जनरल कोर्ट मार्शल, कोर्ट नंबर 1। भारी खामोशी में डूबे कोर्ट रूम की हवा ठंडी थी। दर्शक दीर्घा अफवाहें सुनकर आए सैन्य अधिकारियों और पत्रकारों से खचाखच भरी थी। पैरा एसएएफ से आई महिला जनरल बनाम भ्रष्ट अधिकारी का सनसनीखेज शीर्षक लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफी था। जजों की बेंच पर 3 सैन्य न्यायाधीश गंभीर चेहरों के साथ बैठे थे और अभियोजन पक्ष की मेज पर एक युवा कानूनी अधिकारी तनावपूर्ण चेहरे के साथ कागजों को ठीक कर रहा था। दूसरी तरफ अभियुक्त के कटघरे में वर्दी पहने मेजर विक्रम सिंह राठौर बैठे थे। कुछ दिन हिरासत में रहने के बावजूद उनके चेहरे पर अजीब सी ताजगी थी। करीने से संवारे हुए बाल और एक निश्चिंत नजर। पश्चाताप का कोई निशान नहीं था। उनके बगल में एडवोकेट दुष्यंत कपूर एक अभिमानी मुद्रा में पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ दिन पहले अंजलि शर्मा से खाए थप्पड़ का बदला लेने के लिए तैयार हों। उनके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। अब अभियुक्त मेजर विक्रम सिंह राठौर के खिलाफ विशेष अपराध, अतिरिक्त सजा आदि अधिनियम के उल्लंघन और सेना अधिनियम के तहत झूठे आरोप, पद के दुरुपयोग और अधिकार के प्रयोग में बाधा डालने के आरोपों पर सुनवाई शुरू होती है। पीठासीन अधिकारी की घोषणा के साथ ही हथौड़े की आवाज गूंजी। सबसे पहले सैन्य अभियोजक ने अपनी जगह से उठकर आरोप पत्र पढ़ा। अभियुक्त ने नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए एक नागरिक को टक्कर मारी और भाग गया और इसे छिपाने के लिए अपने मातहत हवलदार अर्जुन कुमार को झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सैन्य आपूर्ति में गबन किया। और अभियोजक की आवाज कोर्ट रूम में गूंज रही थी, लेकिन मेजर राठौर ने नाक सिकोड़ी। कपूर धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। जज साहब, बचाव पक्ष अपनी प्रारंभिक दलीलें देना चाहता है, कहिए। कपूर ने अपने कपड़े ठीक किए और जूरी और दर्शक दीर्घा को धीरे धीरे देखा। उसकी आंखें किसी धूर्त सांप जैसी थीं। सम्माननीय जज साहब और सैन्य न्यायाधीशगण, अभियोजन पक्ष के आरोप एक कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है, या यूं कहें कि यह एक व्यक्ति के नायक बनने की सनक द्वारा पैदा की गई एक विच हंट है। कोर्ट रूम में फुसफुसाहट होने लगी। कपूर ने अपनी आवाज ऊंची की। अभियुक्त मेजर विक्रम सिंह राठौर ने दुर्घटना के दिन गाड़ी नहीं चलाई थी। गाड़ी हवलदार अर्जुन कुमार चला रहे थे। हवलदार कुमार प्रमोशन न मिलने के कारण मानसिक रूप से अस्थिर थे और दुर्घटना करने के बाद उन्होंने अपने श्रद्धेय मेजर साहब से मदद मांगी। मेजर साहब ने अपने मातहत के प्रति स्नेह के कारण कुछ देर सोचा, लेकिन अंत में उन्होंने कानून का पालन करने के लिए आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। लेकिन अचानक कोर कमांडर ने हस्तक्षेप करके एक निर्दोष मेजर साहब को एक नीच अपराधी बना दिया। यह एक हास्यास्पद झूठ था। दर्शक दीर्घा की पहली पंक्ति में बैठी लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि शर्मा की भौहें तन गईं। वह हाथ बांधे बिना हिले डुले कपूर को घूर रही थीं। आपत्ति है, यह एक स्पष्ट रूप से झूठा बयान है। अभियोजक ने उछलकर चिल्लाया, लेकिन कपूर ने नॉनचलेंटली हाथ हिलाया। यह झूठ है या नहीं, यह तो गवाह से पूछताछ करने पर पता चल जाएगा। अभियोजन पक्ष के गवाह हवलदार अर्जुन कुमार से पूछताछ की जाएगी। हवलदार अर्जुन कुमार गवाह के कटघरे की ओर बढ़े। औपचारिक वर्दी पहने उनका रूप सधा हुआ था,
लेकिन अनगिनत नजरों और कपूर के दबाव में उनके कंधे झुके हुए थे। गवाह ने शपथ ली है, एक पता चल की है और आज अर्जुन कुमार 8, इसलिए झूठ बोलने पर सजा होगी, यह तो जानते हो ना? कपूर अर्जुन के बिल्कुल करीब जाकर चिल्लाया। जी जानता हूं। गवाह, दुर्घटना के दिन सुबह क्या तुमने अभियुक्त को फोन करके बचाने की गुहार लगाई थी ना? नहीं, मेजर साहब ने मुझे बुलाया था। झूठ मत बोलो, कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि तुम अक्सर अभियुक्त को काम के अलावा भी फोन करते थे। प्रमोशन में मदद के लिए रिश्वत देने की भी कोशिश की थी, लेकिन मना कर दिया गया था, है ना? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। अर्जुन की आवाज ऊंची हो गई, लेकिन कपूर ने चालाकी से उनकी बात काट दी। अभियुक्त पर जिस गबन का आरोप है, क्या वह बही खाता तुम नहीं संभालते थे? ट्रांसपोर्ट सेक्शन से पुर्जे चुराकर तुम अपनी जेब भरते थे, और जब अभियुक्त को यह पता चला तो तुमने बदला लेने के लिए इस दुर्घटना का फायदा उठाकर अभियुक्त को फंसाने की कोशिश की, है ना? यह बकवास है। यह सब मेजर साहब ने करवाया था। गवाह, उत्तेजित मत हो, यह कोई बाजार नहीं है। कपूर ने जज की ओर देखते हुए सिर हिलाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, वाकी माकी बी। गवाह अपने पापों को छिपाने के लिए अपने वरिष्ठ पर आरोप लगा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण सबूत, वह ब्लैक बॉक्स वीडियो, वह भी संदिग्ध है। कोर कमांडर ने सीएमपी के बजाय एक निजी खुफिया टीम का इस्तेमाल करके उसे अवैध रूप से हासिल किया था, है ना? इस प्रक्रिया में वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई हो, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आजकल डीप फेक तकनीक को विशेषज्ञ भी नहीं पहचान पाते। कपूर की रणनीति चालाक थी, सच को उजागर करना नहीं, बल्कि सच को कीचड़ में धकेलकर कुछ भी न दिखाई देने देना, यही उसकी खासियत थी। जज का चेहरा थोड़ा बदल गया। अर्जुन गुस्से और बेबसी से लाल पीले हो रहे थे, लेकिन एक कम बोलने वाले व्यक्ति के लिए एक अनुभवी वकील का सामना करना मुश्किल था। मेजर विक्रम सिंह राठौर ने अभियुक्त के कटघरे से अर्जुन को देखते हुए मुंह से मजाक उड़ाया। यह देखकर अर्जुन के मुट्ठे कांप उठे। कोर्ट का माहौल धीरे धीरे अभियुक्त के पक्ष में जा रहा था। न्याय एक दुष्ट जबान के नीचे दम तोड़ने के कगार पर था। दोपहर की सुनवाई फिर से शुरू हुई। सुबह भर कपूर की चालों में फंसे रहने के बाद अभियोजक के पसीने छूट रहे थे। जिस वीडियो और बही खाते को वह निर्णायक सबूत मान रहे थे, वे अब छेड़छाड़ की संभावना और अवैध रूप से हासिल किए गए सबूत के जाल में फंसकर अपनी ताकत खो रहे थे। अभियोजन पक्ष के पास कोई और गवाह है? जज के सवाल पर अभियोजक अपनी जगह से उठा। उसने एक दृढ़ चेहरे के साथ दर्शक दीर्घा की ओर देखा। जी, प्रथम कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि शर्मा को गवाह के रूप में बुलाया जाएगा। कोर्ट रूम में तुरंत फुसफुसाहट होने लगी। एक कोर कमांडर, वह भी 3 सितारों वाली एक जनरल, का अपने मातहत के मुकदमे में खुद गवाह बनना एक अभूतपूर्व घटना थी। कपूर का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन फिर उसने एक विजयी मुस्कान दी। शेरनी खुद ही शेर की मांद में आ रही है, आज तो इसकी खूब बेइज्जती करूंगा। अंजलि अपनी जगह से उठी। जब वह गवाह के कटघरे की ओर चलीं, तो सिर्फ उनके बूटों की आवाज कोर्ट की खामोशी को भर रही थी। सीधी कमर, स्थिर नजरें। जैसे ही वह गवाह के कटघरे में बैठी, कोर्ट का पूरा माहौल ही बदल गया। एक भारी दबाव महसूस होने लगा। गवाह, शपथ लो। शपथ। मैं गवाह अपनी अंतरात्मा के अनुसार बिना कुछ छिपाए या जोड़े सच सच कहूंगी, और अगर झूठ बोला तो झूठी गवाही की सजा भुगतने की शपथ लेती हूं। अंजलि की आवाज बिना माइक के भी कोर्ट के कोने कोने में साफ साफ सुनाई दी। कपूर ने अपनी टाई ढीली करते हुए हमला शुरू किया। गवाह, आप कोर कमांडर जैसे इतने ऊंचे पद पर होते हुए एक मध्यम रैंक के अधिकारी की व्यक्तिगत दुर्घटना में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? क्या आप अभियुक्त को पहले से नापसंद करती थीं? कोई भी कमांडिंग ऑफिसर एक अपराधी को पसंद नहीं करता। अंजलि के संक्षिप्त और स्पष्ट जवाब पर दर्शक दीर्घा में हल्की सी हंसी छूट गई। कपूर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ठीक है, तो मैं पूछता हूं, आपने दुर्घटना की जांच के लिए सीएमपी के बजाय खुफिया यूनिट का इस्तेमाल किया, है ना? क्या यह स्पष्ट रूप से पद का दुरुपयोग और अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं है? क्या आप इसे सैन्य न्याय प्रणाली की अवहेलना नहीं मानती? असामान्य को सामान्य बनाना ही एक कमांडिंग ऑफिसर का कर्तव्य है। हमें खुफिया जानकारी मिली थी कि सीएमपी के अंदर अभियुक्त से मिले हुए लोग हैं, इसलिए गोपनीयता बनाए रखने के लिए खुफिया टीम का इस्तेमाल किया, और वह फैसला सही था।
क्योंकि हमने अभियुक्त को सबूत मिटाने की कोशिश करते हुए पकड़ा। सबूत मिटाना? क्या यह वही वीडियो नहीं है जिसे आपने खुद बनाया है? जिस मेमोरी कार्ड को आप मूल होने का दावा कर रही हैं, उसे वर्कशॉप से जब्त करते समय आपके पास कोई वारंट भी नहीं था, है ना? अवैध रूप से हासिल किए गए सबूत की कोई कानूनी वैधता नहीं होती। कपूर ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अंजलि को घेरने की कोशिश की। वह कानूनी खामियों का फायदा उठाकर उसे एक कानून की अवहेलना करने वाली तानाशाही जनरल के रूप में चित्रित करना चाहता था। अंजलि ने ठंडी आंखों से कपूर को देखा। वकील साहब, कानून की बात करने से पहले तथ्यों को स्पष्ट कर लें। वर्कशॉप के मालिक ने स्वेच्छा से वह मेमोरी कार्ड हमें सौंपा था और आप दावा कर रहे हैं कि उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी यूएसबी ड्राइव निकाली और उसे ऊपर उठाया। क्या आप जानते हैं यह क्या है? कपूर एक पल के लिए रुक गया। यह क्या है? दुर्घटना स्थल के पास एक सुविधा स्टोर का सीसीटीवी फुटेज का मूल संस्करण और अभियुक्त की गाड़ी के नेविगेशन सिस्टम में दर्ज यात्रा की जानकारी का डेटा, और अंत में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से अभी अभी आई वीडियो की अखंडता को साबित करने वाली विश्लेषण रिपोर्ट। अंजलि ने सबूतों को जज की बेंच पर रख दिया। इस रिपोर्ट में वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो गया है कि वीडियो के साथ किसी भी तरह का संपादन या छेड़छाड़ नहीं की गई है। डीप फेक? लगता है तीसरे दर्जे की कहानियां तो वकील साहब आप लिख रहे हैं। कपूर का चेहरा काला पड़ गया। उसे पता ही नहीं था कि ऐसे सबूत मौजूद हैं। अंजलि ने वकील की रणनीति को पहले ही भांप लिया था और पूरी तरह से जवाबी हमला करने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। यह तो पहले से सबूतों की सूची में नहीं था, यह कल शाम को ही आया है। चूंकि अभियुक्त पक्ष को छेड़छाड़ की कहानियां इतनी पसंद हैं, तो मैंने सोचा कि इस बकवास पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए इसे ले आऊं। अंजलि ने अपनी नजरें अभियुक्त के कटघरे में बैठे मेजर विक्रम सिंह राठौर की ओर घुमाईं। राठौर कांप रहा था। मेजर विक्रम सिंह राठौर, उनकी आवाज धीमी हो गई। जब तुम सैन्य कम पूरा करभार कर बाजता एक सान को पर करती विषाद आस करती बैठ तू पर बाज बनाता था कि आपूर्ति का गबन करके अय्यशी में उड़ा रहे थे और एक निर्दोष मातहत को धमकाकर अपनी ढाल बना रहे थे, तब क्या तुमने एक बार भी सोचा कि जो वर्दी तुमने पहनी है वह कितनी भारी है? जज साहब, गवाह अभी अभियुक्त का अपमान कर रही है, कृपया उन्हें रोकें। कपूर ने घबराकर चिल्लाया, लेकिन अंजलि की गति नहीं रुकी। अपमान? क्या सच बोलना अपमान है? जज साहब, मैं गवाह इस जगह पर अभियुक्त के बेशर्म चेहरे को पूरी तरह से बेनकाब करना चाहती हूं। यह सिर्फ एक हिट एंड रन की दुर्घटना नहीं है। यह व्यक्ति भारतीय सेना के सम्मान को बेचने वाला एक परजीवी है। जज ने एक पल के लिए चुप रहने के बाद अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, अगर सबूतों की विश्वसनीयता साबित हो जाती है तो गवाही को रोकने का कोई कारण नहीं है। जारी रखिए, पासा पलट चुका था। अंजलि ने इत्मीनान से, लेकिन एक घातक जहर से भरे खंजर की तरह अपनी गवाही जारी रखी। अभियुक्त ने दुर्घटना के तुरंत बाद बेहोश पीड़ित को देखने के बावजूद बिना कोई मदद किए भाग गया। इस प्रक्रिया में प्रमोशन की चिंता करते हुए सिर्फ अपनी सुरक्षा की चिंता करने की उसकी आवाज रिकॉर्ड की गई है। क्या एक व्यक्ति जो एक इंसान की जान से ज्यादा अपने रैंक को महत्व देता है, वह एक कमांडिंग ऑफिसर कहलाने के लायक है? वह दर्शक दीर्घा की ओर मुड़ी। मैं यहां मौजूद सभी सैनिकों से पूछती हूं, हमारा अस्तित्व देश के नागरिकों की जान माल की रक्षा के लिए है, लेकिन क्या एक व्यक्ति जो एक नागरिक को गाड़ी से टक्कर मारकर भाग जाता है और अपने माथत पर दोष मढ़ देता है, वह हमारे जैसी वर्दी पहनने के लायक है? नहीं। दर्शक दीर्घा में बैठे कुछ युवा अधिकारियों ने अनजाने में जवाब दे दिया और फिर जल्दी से मुंह बंद कर लिया, लेकिन उनकी आंखों में एक आग जल रही थी। कोर्ट का माहौल अब अंजलि का था। कपूर ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बैठ गया और राठौर ने सिर झुकाकर सिर्फ मेज को घूरना शुरू कर दिया, लेकिन अंजलि अभी रुकने वाली नहीं थी। अंत में उस दिन का वह सच जिसे अभियुक्त इतनी शिद्दत से नकार रहा है, मैं अपनी आंखों से और यहां मौजूद सभी लोगों की आंखों से सीधे तौर पर पुष्टि कराऊंगी। उन्होंने कोर्ट क्लर्क को इशारा किया। बड़ी स्क्रीन पर रोशनी हो गई। राठौर ने घबराकर सिर उठाया। नहीं, मत चलाओ, उसे मत चलाओ। उसकी चीख जैसी पुकार हवा में बिखर गई। अब न्याय का समय आ गया था।
कोर्ट के बीच में लगी बड़ी स्क्रीन पर कुछ देर के लिए हलचल हुई और फिर एक साफ तस्वीर के साथ घटनास्थल दिखाई देने लगा। कोर्ट की सारी बत्तियां बुझा दी गईं और सिर्फ स्क्रीन की रोशनी मेजर विक्रम सिंह राठौर के पीले चेहरे को रोशन कर रही थी। वीडियो में समय सुबह 3:45 का था। राठौर की गाड़ी की विंडशील्ड से दिख रही सड़क घने अंधेरे में डूबी हुई थी। तेज रफ्तार से दौड़ते इंजन के शोर के साथ रेडियो से बज रहा हल्का फुल्का संगीत कोर्ट रूम में गूंज रहा था। हाँ हाँ हाँ, सब हटो, मैं आ रहा हूं। शराब के नशे में धुत लड़खड़ाती जबान से चिल्लाते हुए राठौर की आवाज थी। दर्शक दीर्घा में हर तरफ से आहें निकलने लगीं। ये कबाड़ गाड़ियां मेरी राह में आने की हिम्मत कैसे कर रही हैं? कुचल दूंगा सबको। स्टीयरिंग व्हील थामे वह सड़क का एक गुंडा था। सिग्नल तोड़ना तो आम बात थी और वह लेन बदलते हुए खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहा था। और फिर वह फेटफुल पल जेब्रा क्रॉसिंग पार करती एक काली आकृति हेडलाइट की रोशनी में दिखाई दी और फिर खड़म कोर्ट के स्पीकर से एक कान फाड़ देने वाली आवाज निकली। वीडियो में गाड़ी बुरी तरह से हिली और विंडशील्ड पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ गईं। सहज रूप से जोर से ब्रेक लगाने पर टायरों की चीख निकली। स्क्रीन पर सब कुछ थम सा गया, लेकिन हांफने की आवाज रिकॉर्ड होती रही। रियर व्यू मिरर से सड़क पर बुरी तरह से गिरे पीड़ित का शरीर दिखाई दे रहा था। एक सामान्य इंसान इस समय बाहर निकलकर मदद करता, लेकिन वीडियो में विक्रम अलग था। ओह शिट! एक गाली के साथ उसका हिसाब किताब वाला एक आलाप शुरू हुआ। अभी बाहर गया तो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बन जाएगा, नौकरी जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार प्रमोशन होना ही है। कितना पैसा लगा है। उसने पीड़ित की जान से ज्यादा अपने प्रमोशन और बात को ही बचाते थे। रिश्वत में दिए गए पैसे की चिंता की। कोर्ट रूम की हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। गुस्से से ज्यादा घृणा भरी नजरें अभियुक्त के कटघरे की ओर थीं। किसी ने नहीं देखा। भागो, व्रूम। गाड़ी फिर से चल पड़ी। गिरे हुए इंसान को वहीं छोड़कर बेरहमी से दूर जाती हुई गाड़ी का पिछला हिस्सा स्क्रीन पर था। बंद करो, इसे बंद करो। राठौर अपनी जगह से उठकर पागलों की तरह चिल्लाया। यह मैं नहीं हूं, यह नकली है। आवाज भी सिंथेटिक है। लेकिन वीडियो नहीं रुका। बेस पर लौटने के बाद उसका अर्जुन कुमार को बुलाकर धमकाने का दृश्य तो नहीं था, लेकिन गाड़ी में किसी से फोन पर बात करने का ऑडियो जारी रहा। कपूर साहब, मैं बोल रहा हूं, बड़ी गड़बड़ हो गई है। लगता है किसी को टक्कर मार दी है। नहीं, पक्का है, लेकिन मैं वहां से आ गया। क्या करूं? क्या किसी मातहत पर डाल दूं? हाँ अर्जुन, वह बेवकूफ है। कहने पर कर लेगा। थोड़ा पैसा दे दूंगा तो हो जाएगा। वकील के साथ फोन पर हुई बातचीत भी पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गई थी। अभियुक्त के कटघरे में बैठे एडवोकेट दुष्यंत कपूर का चेहरा पीला पड़ गया था। यह तथ्य कि उसने एक अपराधी को भागने में मदद की थी पूरी दुनिया के सामने आ गया था। यह अवैध टैपिंग है। इसकी कोई सबूत के तौर पर वैधता नहीं है। कपूर ने कांपती आवाज में चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि शर्मा ने माइक पकड़कर एक शांत लेकिन दमदार आवाज में कहा, क्या आपने सुना? यही इस अभियुक्त का असली चेहरा है। एक नागरिक की जान को कीड़े मकोड़े की तरह समझने वाला, अपने पापों को छिपाने के लिए कानून का इस्तेमाल करने वाला और एक वफादार मातहत को बलि का बकरा बनाने की कोशिश करने वाले एक शैतान की आवाज। अंजलि ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए अपनी बात जारी रखी। क्या इस वीडियो में अभियुक्त एक सैनिक है या वर्दी पहना एक गुंडा? उनकी नजरें राठौर को भेद रही थीं। विक्रम सिंह, तुमने एक सैनिक के सबसे बड़े हथियार सम्मान को खुद ही कचरे में फेंक दिया है। जो वर्दी तुमने पहनी है वह पापों को छिपाने का एक कपड़ा नहीं है। यह देश और नागरिकों की रक्षा करने की खून की शपथ है और तुमने उस शपथ को तोड़ा है। राठौर धम्म से बैठ गया। अब बहाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब उसकी सारी करतूतें सामने आ गईं, तो वह एक अभिमानी अधिकारी नहीं बल्कि सिर्फ एक डरा हुआ अपराधी था। जज साहब, अंजलि ने न्यायपीठ की ओर सिर झुकाया। मैं गवाह, एक कोर कमांडर के रूप में अपने मातहत के कुप्रबंधन की जिम्मेदारी लेती हूं, लेकिन सड़े हुए मांस को काटे बिना नया मांस नहीं उगता। कृपया कानून द्वारा अनुमत सबसे कड़ी सजा दें। यही एकमात्र तरीका है जिससे बिस्तर पर पड़े पीड़ित, अन्यायपूर्ण रूप से पीड़ित हवलदार अर्जुन कुमार और चुपचाप सेवा कर रहे 50 लाख भारतीय सैनिकों के सम्मान की रक्षा की जा सकती है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सिर्फ सिसकियों की आवाज आ रही थी। दर्शक दीर्घा में बैठी हवलदार अर्जुन कुमार की पत्नी ने
अपने पति का हाथ कसकर पकड़ लिया और रो रही थी। अर्जुन भी लाल आंखों से अंजलि को देख रहे थे। उस नजर में असीम सम्मान और कृतज्ञता थी। अभियोजक अपनी जगह से उठा। उसकी आवाज में पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास था। अभियुक्त विक्रम सिंह राठौर पर सेना अधिनियम की धारा 60, भगोड़ा वाहन चालक, धारा 90 झूठे आरोप और विशेष आर्थिक अपराध अतिरिक्त सजा अधिनियम के तहत गबन के सभी आरोपों को लागू करते हुए 20 साल की कैद की सजा की मांग की जाती है। साथ ही अभियुक्त एडवोकेट दुष्यंत कपूर के खिलाफ भी अपराधी को भागने में मदद करने और सबूत मिटाने की कोशिश के आरोप में तत्काल गिरफ्तारी का अनुरोध किया जाता है। कोर्ट के अधिकारी कपूर की ओर बढ़े। कपूर ने बिना किसी प्रतिरोध के सिर झुका लिया। राठौर एक सुन्न व्यक्ति की तरह बस हवा को घूर रहा था। उसकी शानदार सैन्य जिंदगी और उसकी पूरी जिंदगी एक विनाशकारी अंत को प्राप्त हो रही थी। 1 सप्ताह बाद अंतिम सुनवाई। पीठासीन अधिकारी ने आदेश पढ़ा। अभियुक्त विक्रम सिंह राठौर को 15 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही सैन्य कानून के अनुसार उसे रैंक से बर्खास्त किया जाता है और बेइज्जती के साथ सेवा से मुक्त किया जाता है और गबन की गई 5 करोड़ 40 लाख रुपए की पूरी राशि की वसूली का आदेश दिया जाता है। ठक 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 ठक। फैसला सुनाए जाने के पल राठौर चीख भी नहीं सका। बस उसके पैर लड़खड़ाए और वह जमीन पर गिर पड़ा। जेल के गार्ड उसे दोनों तरफ से घसीटते हुए बाहर ले गए। पैरा एसएफ से आई एक महिला जनरल द्वारा उजागर की गई सच्चाई के सामने भ्रष्टाचार का विशाल गठजोड़ रेत के महल की तरह ढह गया। कोर्ट का दरवाजा खुला और हवलदार अर्जुन कुमार बाहर निकले। दोपहर की गर्म धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी। ऐसा लगा जैसे अब तक उन्हें दबाने वाला अंधेरा छंट गया हो। पापा, पत्नी और बेटी उनकी ओर दौड़े। अर्जुन ने अपने परिवार को कसकर गले लगा लिया, जैसे वह टूट जाएंगे। मुझे माफ कर दो, सच में माफ कर दो। मैं एक नाकारा पति और पिता हूं। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने बहुत सहा, सच में बहुत सहा। तीनों एक दूसरे से लिपटकर रोते रहे। वहां से गुजर रहे लोग भी उन्हें देखकर अपनी टूट को खुराने आंखें पोंछ रहे थे। तभी दूर से एक काली जीप आकर रुकी। पिछला दरवाजा खुला और लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि शर्मा उतरी। वह अपनी औपचारिक वर्दी में थीं। उनके कंधे पर चमकते 3 सितारे आज और भी ज्यादा चमकदार लग रहे थे। अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे और जल्दी से सावधान की मुद्रा में सोडा कूट खड़े हो गए। मैडम कमांडर। अंजलि धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। वह अर्जुन की बेटी प्रिया के सामने घुटनों के बल बैठ गईं। बच्ची की आंखों के स्तर पर आकर उन्होंने प्यार से मुस्कुराया। नमस्ते, तुम प्रिया हो, है ना? आंटी, आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पापा के साथ काम करने वाली कमांडर हूं। प्रिया, तुम इतने दिन बहुत डरी हुई थी, है ना? अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे पापा एक बहुत बहादुर सैनिक हैं और उन्होंने सारे बुरे लोगों को हरा दिया है। अंजलि ने प्रिया के सिर पर हाथ फेरा। फिर वह उठी और अर्जुन की ओर देखा। हवलदार अर्जुन कुमार जी। मैडम कमांडर, तुम्हारे ऊपर लगे झूठे आरोप पूरी तरह से हटा दिए गए हैं और इस घटना के मद्देनजर तुम्हारी ईमानदार सेवा को ध्यान में रखते हुए तुम्हारा स्थायी कमीशन भी मंजूर हो जाएगा। अर्जुन की आंखें फैल गईं। यह एक सपने जैसा था। क्या यह सच है? मैंने कार्मिक विभाग के निदेशक का गला पकड़कर भी इस पर मुहर लगवाई है, इसलिए चिंता मत करो। तुम जैसे सैनिक सेना में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? अंजलि ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को पीछे किया और अंजलि की ओर सबसे सधा हुआ और दमदार सलाम ठोका। उनका हाथ उनकी भौं के सिरे पर बिल्कुल ठीक था। जय हिंद। मैडम कमांडर, आपका यह उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं अपनी जान देकर भी वफादारी निभाऊंगा। अंजलि ने भी सम्मान पूर्वक सलाम का जवाब दिया। जय हिंद। जान इतनी आसानी से नहीं दी जाती। उसे देश और परिवार के लिए संभाल कर रखना चाहिए। मैंने तुम्हारी छुट्टी मंजूर कर दी है। परिवार के साथ आराम करके आओ। यह एक आदेश है। जी मैडम। अंजलि फिर से गाड़ी में बैठ गईं। खिड़की से बाहर अर्जुन का परिवार 90 डिग्री पर झुककर उन्हें सलाम कर रहा था। गाड़ी के चलने पर उन्होंने अपनी पीठ सीट से टिका दी। तनाव कम होने पर थकान महसूस होने लगी। मैडम कमांडर, क्या हम सीधे बेस वापस चलें? ड्राइवर के सवाल पर अंजलि ने एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा। अंबाला शहर का नजारा शांति से गुजर रहा था। इस शांति की रक्षा के लिए वह आज भी लड़ी थीं और कल भी लड़ेंगी। नहीं,
पहले अस्पताल चलो। हिट एंड रन के पीड़ित को आज जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाना है ना? एक फलों की टोकरी लेकर जाना होगा। जी मैडम। गाड़ी ने यू टर्न लिया और अस्पताल की ओर चल पड़ी। अंजलि ने अपनी छाती की जेब से पैरा एसएफ के दिनों की अपने साथियों के साथ की एक पुरानी तस्वीर निकाली। धूल में सने मुस्कुराते हुए साथी सैनिक। देख रहे हो, आज भी शर्मिंदा होने वाला कोई काम नहीं किया। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। गाड़ी सड़क पर सरपट दौड़ रही थी। न्याय को जीवित साबित करने वाली एक जनरल के कंधों पर दोपहर की गर्म धूप एक आशीर्वाद की तरह बरस रही थी।